गया है ना। केमिस्ट्री को कितनी ब्रांच होती हैं? 3, जिसमें से सबसे प्रमुख जो ब्रांच है अपनी वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में देखिए शुरुआत में C12H22O11 जिसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज, ठीक, एथिल अल्कोहल C2H5OH जिसे कहा जाता है एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से स्टार्च C6H10O5 मल्टीप्लाइड बाई N, ये फार्मूला होता है स्टार्च का, ठीक। और CH2COO C17H35 CHOOC C17H35 CH2OOC C17H35, ये फार्मूला होता है आपके तेल या वसा का, तेल या वसा यानी ऑयल और फैट, ठीक। तो प्राचीन काल से इतने यौगिक लगभग ज्ञात थे। कौन कौन? एक तो सुक्रोज ज्ञात था, एथिल अल्कोहल को लोग जानते थे, स्टार्च को पता था लोगों को शुरुआत में यानी प्रागैतिहासिक काल में, ठीक। और उसके बाद तेल और वसा के बारे में भी लोग जानते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसको वर्गीकरण नहीं किया जा सका, इसको वर्गीकरण लोग नहीं कर पाए। तो वर्गीकरण के लिए जो प्रयास किया गया, यानी कंपाउंड तो ज्ञात थे, कंपाउंड ज्ञात थे आपके, कौन कौन? सुक्रोज फार्मूला C12H22O11, एथिल अल्कोहल C2H5OH और स्टार्च का फार्मूला C6CH10O5 मल्टीप्लाइड बाई N, ये स्टार्च था अपना। इसी प्रकार से तेल या वसा का सूत्र जो होता है वो ये होता है। अब आगे चल के बताया जाएगा कि इनको सामूहिक रूप से तेल और वसा को क्या बोला जाता है? लिपिड। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? लिपिड के नाम से जानते हैं, LIPID, लिपिड। और लिपिड जो वर्ड है वो लाइपस से मिलकर बना है, और लाइपस का मतलब होता है कि तेल या वसा। जो इनका नाम लिपिड पड़ा, लिपिड कहाँ से आया? एक लाइपस शब्द से आया, और लाइपस का मतलब ही होता है तेल और वसा। तो वैसे अगर इसका नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, क्या बताओगे? ग्लिसरील स्टीयरेट, इसका नाम है ग्लिसरील स्टीयरेट नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरील स्टीयरेट, ठीक। तो ये ग्लिसरॉल का पोर्शन होता है, ये स्टीयरिक अम्ल का होता है, दोनों मिलाए गए, मिलाने के बाद क्या बना? एस्टर बना, और वो एस्टर आपका होता है, यानी कुल मिलाकर तेल और वसा क्या होते हैं? उच्च कार्बनिक अम्ल और ग्लिसरॉल के बने एस्टर होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये कंपाउंड तो प्राचीन काल से ज्ञात तो थे, लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में ये था कि वास्तव में ये कहाँ से प्राप्त किए गए। अगर ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हैं तो क्या इनको प्रयोगशाला में बनाया भी जा सकता है? ये वास्तव में सोचने का विषय था। तो उस समय वैज्ञानिकों ने जो सोचा, वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था निकोलस लीमरी, वैज्ञानिक का नाम था निकोलस लीमरी, निकोलस लीमरी। इस वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में इन जो कंपाउंड ज्ञात थे, जो यौगिक पता थे, इनका उसने क्या किया? वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया वो किस आधार पे किया? उसने 3 प्रकार बताया कि ये जो यौगिक हैं इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से?
एक को तो उसने खनिज पदार्थ कहा, खनिज पदार्थ कहा, दूसरे को उसने वनस्पति पदार्थ कहा, वनस्पति पदार्थ कहा, और तीसरे को उसने जंतु पदार्थ कहा, जंतु पदार्थ कहा। अब इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो इसको कहेंगे मिनरल सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस बोला जाएगा, सब्सटेंस। इसको वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्सटेंस बोला जाएगा, इसको एनिमल सब्सटेंस बोला जाएगा। तो ये नाम किस आधार पर रखा होगा उसने, किस आधार पर रखा नाम निकोलस रीमरी ने? ये जो खनिज पदार्थ कहा इसका मतलब ये भूगर्भ में पाए जाते होंगे, जमीन के नीचे, और ये वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ थे जो वेजिटेबल से प्राप्त होते थे, अर्थात पेड़ पौधों से मिले। और ये जंतु पदार्थ जो कहाँ से मिले, जंतुओं से प्राप्त किए गए। बहुत सीधी सी बात है। तो ये बताया तो गया। अब खनिज पदार्थ में कौन से हैं, कुछ खनिज पदार्थों के नाम बताओ जो भूगर्भ से निकाले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका ये सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हुआ, नौसादर हुआ, ये सब क्या हैं, ये सब खनिज पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं, खनिज पदार्थ। मतलब ये कहाँ प्राप्त होते हैं, भूगर्भ में, जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं। और वनस्पति पदार्थ, हाँ वनस्पति, नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl, नौसादर का फार्मूला ये होता है ना, अमोनियम क्लोराइड, रासायनिक नाम उसका है अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से वनस्पति पदार्थ कौन से थे जो वनस्पतियों से प्राप्त हुए होंगे। जैसे सुक्रोज आपका गन्ने के रस से प्राप्त होता है। सुक्रोज कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ने के रस से। तो एक तो आपका इसमें उदाहरण में आ जाएगा क्या, सुक्रोज, समझ रहे हैं ना, सुक्रोज आ गया। उसके बाद एथिल एल्कोहल आ जाएगा इसी में, एथिल एल्कोहल। इसको जानते हैं कहाँ से प्राप्त होता है, शराब का मुख्य अवयव है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल कहाँ होता है, शराब का मुख्य अवयव है। और इसे कहा जाता है ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन माने होता है अनाज, ग्रेन का मतलब फूड मटेरियल, माने अनाजों से प्राप्त होता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है एथिल एल्कोहल हो गया आपका। इसके बाद जो है इसमें एस्टिक एसिड भी है, एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड कहाँ से प्राप्त होती है, सिरके से नहीं, एस्टिक एसिड कहाँ से प्राप्त होती है, सिरके से। सिरका माने विनेगर, सिरके को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विनेगर से प्राप्त होती है। तो कुल मिला करके ये जो कंपाउंड थे ये वनस्पतियों से प्राप्त हुए। ठीक। जंतु पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त हुए, जिसका नाम जिलेटिन आप कह सकते हैं। जिलेटिन एक यौगिक है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, जंतुओं में। ठीक। उसके बाद एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन भी कहाँ पाया जाता है, जंतुओं में। तो कहने का मतलब हुआ कि जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थ हैं, जिनको हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं अर्थात नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं, वे कितने भागों में बांट दिए गए, 3 भागों में। देख रहे हैं ना, 3 भागों में बांटा। और 3 भागों में विभाजन सबसे पहले किसने किया था, निकोलस लीमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में इस वर्गीकरण को दिया। और लेकिन इस वर्गीकरण देने के बाद काफ़ी दिनों तक ये मान्य रहा कि वर्गीकरण का है अमोनिया की क्रिया किससे या Cl से कराई जाए तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखिए, अब ऐसा थोड़ी है कि जो पदार्थ खनिज प्राप्त हुए, भूगर्भ से प्राप्त हुए, उनको हम प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते। शुरुआत में तो ऐसा था बर्जीलियस के समय तक, लेकिन बाद में ये बहोलर ने सिद्ध कर दिया कि जो पदार्थ कहीं से भी प्राप्त होगा वो उसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण काफ़ी दिनों तक मान्य रहा, किसका, निकोलस लीमरी का। अभी कन्फर्म है कि आपके पास जो नेचुरल सब्सटेंस हैं वे दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। 1 इज मिनरल सब्सटेंस, सेकेंड इज वेजिटेबल सब्सटेंस, थर्ड इज एनिमल सब्सटेंस। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। लेकिन निकोलस लीमरी का यह वर्गीकरण
रद्द कर दिया गया 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। और इसे रद्द करने वाला वैज्ञानिक था लेवोशिए। लेवोशिए जो है, इसको अंग्रेजी में इसका नाम लेवोजियर पढ़ा जाता है, लेवोजियर। तो इसके दोनों नाम पढ़े जाते हैं, लेवोशिए हिंदी में पढ़ा जाता है और लेवोजियर इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन करते समय लेवोजियर आएगा। तो कुल मिला करके इस वैज्ञानिक ने इस बारे में जब अध्ययन किया इनके वर्गीकरण के विषय में, तो उसने पाया कि वनस्पति से प्राप्त पदार्थ और जंतु से प्राप्त पदार्थों में बड़ी समानता है। समझ रहे हैं ना, दोनों में गहरा संबंध है। क्योंकि वनस्पति से जो पदार्थ प्राप्त होगा तो उसमें कन्फर्म है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त होगा, जैसे ये, इनमें भी क्या अनिवार्य रूप से होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो लेवोजियर ने ये कहा कि दरअसल इनको 3 भागों में बांटा ही नहीं जाना चाहिए, इनको दोनों को मिला देना चाहिए आपस में। जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों को, यानी जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। और मिलाने से यानी कहने का मतलब वनस्पति को भी क्या माना गया, सजीव, लिविंग है। और उसके बाद जंतु को तो लिविंग माना ही जाता है, वनस्पतियों को भी लिविंग माना जाता है। लिविंग माने सजीव, सजीव माना जाता है। तो सजीवों से प्राप्त पदार्थ एक हो गए और एक जो सजीवों से प्राप्त न हो। समझ रहे हैं ना, जो सजीवों से प्राप्त न हो एक पदार्थ, तो आपका एक वर्गीकरण ये हुआ। यानी कहने का मतलब लेवोजियर ने जो वर्गीकरण किया वो कुल मिला करके 2 भागों में बांटा। कौन कौन? एक को तो उन्होंने अकार्बनिक पदार्थ कहा। अकार्बनिक, ये देखो यहीं से जनरेट हो गया इस वर्गीकरण में, अकार्बनिक पदार्थ हुआ। और दूसरा आपका कौन सा पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ हुआ। ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ। तो कुल मिला करके लेवोजियर के हिसाब से पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया, 2 पार्ट में। एक हो गया अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा हो गया कार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक में कौन आएगा, अकार्बनिक में टोटल हम जो है खनिज पदार्थों का अध्ययन करते हैं, मिनरल सब्सटेंस का, और वायुमंडल से प्राप्त जो होगा, वायुमंडल से प्राप्त आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए ये, अब अगर कहीं पूछा जाए कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे कि वे पदार्थ जो खनिज पदार्थ होते हैं अथवा वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। भले ही इसमें कार्बन है लेकिन आप इसको कार्बनिक नहीं मानोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है, वायुमंडल से प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि अकार्बनिक पदार्थ का मतलब यही तो अकार्बनिक रसायन है। भाई रसायन विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का। इसका मतलब खनिज पदार्थों का अध्ययन करें या वायुमंडल से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन करें, तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच बन गई, अकार्बनिक बन गई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर हम कार्बनिक में किसका अध्ययन करेंगे, तो कार्बनिक पदार्थ वास्तव में इसमें आ जाएगा जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ, जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ, जो पदार्थ जंतुओं से प्राप्त हो। देख लीजिए, जंतुओं से प्राप्त कौन से पदार्थ हैं, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। ठीक, इनका अध्ययन कहाँ होगा, कार्बनिक रसायन में, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ माने जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन, ये दोनों तो अनिवार्य रूप से होंगे। इसमें नाइट्रोजन पाया जा सकता है, फास्फोरस पाया जा सकता है और ऑक्सीजन भी होते हैं। कहने का मतलब कि कार्बनिक पदार्थों में एक विशेषता होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कि कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, ये तो होंगे ही। इसके बाद कभी कभी इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। बात समझ में आई? तो कार्बनिक पदार्थ से कंफर्म हो गया। अब ये बताओ कि अगर ये कोई पूछे कि ऑर्गेनिक नाम किसने दिया, यही तो लेवोजियर ने।
ऑर्गेनिक नाम किसने दिया? लेवोजियर ने दिया। सबसे पहले तो इनके वर्गीकरण में तो ऑर्गेनिक शब्द आया, कार्बनिक जो नाम आया वो किसके वर्गीकरण में आया? वहाँ नहीं आया था, कहाँ आया? लेवोजियर वाले में आया। तो याद रखिए कि जो सजीवों से प्राप्त पदार्थ हैं, और सजीव किसको माना गया? वनस्पति को भी सजीव माना गया। तो जितने सजीवों से प्राप्त पदार्थ हैं दरअसल वही कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और हम कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस भाषा में करेंगे वो क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये पैदा होता है कि चलो वर्गीकरण में तो हो गया, ये सिद्ध हो गया कि अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ में देखिए, सबसे पहले जब कार्बनिक पदार्थ का वर्गीकरण हो गया तो एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। समझ रहे हैं ना? जब कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण हो गया तो एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का क्या नाम था? जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? इसको देने वाला वैज्ञानिक था स्वीडन का रहने वाला, जिसका नाम था वर्जिलियस। इस सिद्धांत को किसने दिया? वर्जिलियस। कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का। और ये सिद्धांत को उसने दिया था 1815 ईस्वी। तो अगर ये पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया तो क्या नाम होगा? वर्जिलियस। वर्जिलियस ने कहा क्या था? वर्जिलियस ने ये कहा था कि देखिए कार्बनिक यौगिक हमेशा सजीवों से प्राप्त होते हैं और सजीवों में एक शक्ति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जैव शक्ति, वाइटल फोर्स। इसका मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्ड ए टाइप ऑफ पावर कॉल्ड एज वाइटल फोर्स। सजीवों में रहने वाली, इसका मतलब सजीवों में एक शक्ति होती है जिससे वो अपना ग्रोथ करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं हर चीज़। तो उस शक्ति का नाम क्या कहा वर्जिलियस ने? जैव शक्ति का। समझ रहे हैं ना? जैव शक्ति कहा गया। तो जैव शक्ति को देने वाला, सिद्धांत को देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? वर्जिलियस। वर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में क्या कहा? मेन बात इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। समझ रहे हैं ना? कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया? लोगों ने पूछा क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो इनका जवाब था कि कार्बनिक यौगिक वास्तव में इनके अंदर एक शक्ति होती है और उस शक्ति जहाँ होगी वही कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करेगा। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्जिलियस के हिसाब से कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। कन्फर्म है? अब इसके बाद वर्जिलियस का एक शिष्य था जो जर्मनी का रहने वाला था, जिसका नाम था वोहलर। क्या नाम था इसका? वोहलर। वोहलर ने 1828 ईस्वी में ये सिद्ध किया कि नहीं, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। अब सोचिए, कहने का मतलब शिष्य को गुरु से भी ज़्यादा क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। वर्जिलियस वास्तव में ये वोहलर का शिष्य, मतलब वर्जिलियस का शिष्य कौन था? वोहलर था। ठीक। और वोहलर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि प्रयास किया जाना चाहिए, हो सकता है कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सके। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट को, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट क्या है बताओ? अकार्बनिक यौगिक है। अमोनियम सल्फेट क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अब इस अकार्बनिक यौगिक को उसने पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दिया। पोटेशियम साइनाइड से के साथ गर्म किया। पोटेशियम साइनाइड भी क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है। तो बताओ कौन विश्वास करता था कि अगर हम दो अकार्बनिक यौगिक ले लें तो किसे अंदाजा था कि कार्बनिक बन जाएगा? लेकिन प्रयास किया, प्रयास करते रहना चाहिए। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड दोनों को उसने गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद देखा
कि यहाँ से K2SO4 बन गया और यहाँ से अमोनियम साइनेट बन जाएगा, आपस में रिएक्शन हो गया, तो कंपाउंड बना K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसका क्या नाम है, पोटेशियम सल्फेट बना, और प्लस इधर बन जाएगा आपका 2NH4 पोटेशियम साइनेट लिया था KCON साइनेट लिया था, साइनेट नहीं पोटेशियम साइनेट। देखिए मैं बोल तो रहा था पोटेशियम साइनेट, लेकिन लिख दिया, ये देखो पोटेशियम साइनेट लिखा भी गया था, लेकिन लिख दिए क्या, पोटेशियम साइनाइड। तो रिएक्शन में वो तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि अपना वो कंपाउंड ही नहीं बना। तो यहाँ से बन जाएगा 2NH4OCN, समझ रहे हैं ना, इसका नाम है अमोनियम साइनेट बन गया। अब अमोनियम साइनेट जो बन गया, इस अमोनियम साइनेट को NH4OCN को अगर ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो देखिए ये NH2CO NH2 में टूट गया, देख रहे हैं ना, यूरिया। अब यूरिया को क्या माना जाता है, कार्बनिक यौगिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानव मूत्र में पाया जाता है। वास्तव में मानव मूत्र में इसकी खोज 1733 ईस्वी में रूले नामक वैज्ञानिक ने करके पहले से ही बता दिया था कि मानव मूत्र में यूरिया पाई जाती है। अब उसी यूरिया को किसने बना डाला, वहोलर ने। कहाँ बनाया, प्रयोगशाला में बना दिए। किसकी सहायता से बनाया, इन्होंने अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट लिया और उसकी क्रिया किससे करा दी, पोटेशियम साइनेट से कराई, जिससे अपना कंपाउंड कौन सा बन गया, पोटेशियम सल्फेट, जो कि क्या है, अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अमोनियम साइनेट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी अकार्बनिक है, लेकिन इसको जब ब्रेक किया गया तो इससे क्या प्राप्त हो गई, यूरिया प्राप्त हो गई। तो बताओ कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या माना गया, यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या माना गया, यूरिया। इसके बाद तो वैज्ञानिकों में एक होड़ लग गई कि चलो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया जाए, क्योंकि वहोलर ने सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, और उसने दिखा भी दिए बना करके। इसके बाद 1845 ईस्वी में, समझ रहे हैं ना, 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोल्बे। अब कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 ईस्वी में एस्टिक एसिड बनाया। क्या बनाया, एस्टिक एसिड। और हम जान चुके थे पहले ही कि एस्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है, सिरके में। एस्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है, सिरके में। लेकिन उसने कैसे बनाया, इसने क्या किया कि कार्बन लिया, 2 कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। इन दोनों के सहयोग से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहले तो इसने एसीटिलीन बना लिया, C2H2 एसीटिलीन बनाया। और एसीटिलीन बनाने के बाद उसने इसकी क्रिया करा दी तनु H2SO4 से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और उत्प्रेरक के रूप में ले लिया मर्क्यूरिक सल्फेट को, HgSO4 को। उसके बाद ये एसीटिलीन बदल गई एसीटैल्डिहाइड में, CH3CHO, एसीटैल्डिहाइड में बदली। अब एसीटैल्डिहाइड में इसकी क्रिया उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा दिया और अंत में उसको प्राप्त हो गई एस्टिक एसिड। तो बताइए प्रयोगशाला में दूसरा बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था, एस्टिक एसिड। पहला किसने बनाया, यूरिया को वहोलर ने बनाया। कैसे बनाया देख लीजिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट दोनों को उसने गर्म किया। गर्म करने के बाद उसको एक ऐसा कंपाउंड बना जिसको आप विचित्र कंपाउंड कह सकते हैं, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब आगे गर्म किया गया तो ऑटोमेटिक को किस में बदल गया, यूरिया में। ये करिश्मा ही इसको कह लीजिए। इस प्रकार से भाई अकार्बनिक यौगिक से किसको विश्वास था कार्बनिक यौगिक बन जाएगा, लेकिन बना डाला। तो कुल मिला करके अच्छा कार्बनिक यौगिक यूरिया ये कैसे पता था, ये कब हो रहा है, 1828 में हो रहा है।
यूरिया बन रही है कहाँ, प्रयोगशाला में। लेकिन 1733 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था रूले, जिसने यूरिया को मानव मूत्र से प्राप्त किया। देखिए यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा, बिकॉज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, क्योंकि ये यूरिन से प्राप्त होती है, इसीलिए तो इसका नाम यूरिया पड़ा। उसके बाद अभी आपने देखा कि और एक वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, कोल्बे ने क्या बनाया, एस्टिक एसिड। कहाँ बनाया, प्रयोगशाला में। देख लीजिए कैसे बनाया, उसने कार्बन लिया होगा, कार्बन की क्रिया किससे कराई, हाइड्रोजन से। कितने टेम्परेचर पर, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या बना, एसिटिलीन बनी। एसिटिलीन पर उसने क्या किया, तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दिया और उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया, HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट को लिया, और वो बदल गया किसमें, एसिटल्डिहाइड में। और यही एसिटल्डिहाइड जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो बदल गया किसमें, एसिटिक अम्ल में बन गया। अब ये तो प्रयोगशाला में बनाया गया, इसके पहले कहाँ बनाई गई, कहाँ से मिला था वो, सिरके से मिला था, विनेगर से मिला था। लेकिन अब 1856 ईस्वी में वैज्ञानिक जो है उसका नाम था बर्थोले। बर्थोले नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण किया प्रयोगशाला में। मीथेन का संश्लेषण किया, कैसे बनाया होगा मीथेन को, इसने लिया कार्बन को और इसकी का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन से। उसको ये पता था कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन की का अमाउंट उसने बढ़ा दिया तो ये देखिए CH4 बन गया, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिया हुई और बनने वाला कंपाउंड कौन सा था, मीथेन। अब बताओ कि कार्बनिक यौगिक प्राप्त तो हो चुके, कहाँ, एक तो यूरिया प्राप्त हुआ, दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ, एस्टिक एसिड प्राप्त हुआ। कहाँ ऐसा बनाए गए, प्रयोगशाला लैब में। और अगला कंपाउंड कौन सा अपना बना, मीथेन बना। तो बहुत सारे जब कंपाउंड ये बनाए जाने लगे तो कार्बनिक यौगिक की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो अब अगला पॉइंट आया कि